इस एपिसोड की शुरुआत में हम हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं और वो रिपोर्टर्स वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर किसी ली मिनसंग नाम के आदमी की रैंक चेक होने वाली थी और उसी बंदे ने इन सबको यहाँ पर बुलाया था इसलिए क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक्टर है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से योनहो और चॉय निकलते हैं और वो दोनों ये सोचते कि आज हंटर एसोसिएशन के बाहर इतनी भीड़ क्यों है। तभी सारे रिपोर्टर्स उनके पास आके पूछते हैं कि क्या आप ली मिनसंग को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराने आए हैं, लेकिन हम देखते हैं इन लोगों को पता भी नहीं होता आखिरकार ली मिनसंग है कौन, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ अपने जिन्वू के लिए आए होते हैं। तभी चॉय सारे रिपोर्टर से कहता है कि ली मिनसंग ने तो पहले ही फिंड गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। ये सुन के वो सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं योनहो को भी पता चल जाता है कि कैसे जिन्वू ने उसके हंटर्स को बचाया है, जिस पे चॉय योनहो से कहता है कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं, जैसे कि रेड गेट में तुम्हारा हंटर किहुन मरा था। और ऐसे ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही जिन्वू को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम होता है लिम ग्यू, जो कि फिंड गिल्ड का लीडर होता है और उनसे पूछता है कि हे तुम लोग भी ली मिनसंग को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराने आए हो क्या। जिस पर चॉय और योनहो गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये ली मिनसंग कोई भी हो, हम इसके लिए नहीं आए हैं। तभी जिन्वू भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक का दर्जा मिलने वाला है। इधर हम देखते हैं ली मिनसंग सभी रिपोर्टर से कहने लगता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकनिंग हुई है और अब मैं अंदर जाके अपनी रैंक चेक करवाऊंगा और फिंड गिल्ड के लिए काम करूंगा। तभी वो सभी प्रेस वाले ली मिनसंग से कहते हैं कि ली मिनसंग क्या आप एक्टिंग करना छोड़ देंगे, क्या आप फुल टाइम हंटर बन जाएंगे क्या। जिस पर ली मिनसंग अपने मन में सोचता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असलियत में तो उसने अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी जो कि एक ए रैंक है। वो कहता है कि मैं बस 2 साल के लिए फिंड गिल्ड में रहूंगा, फिर मैं वापस एक्टिंग करियर में लौट आऊंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है ली मिनसंग के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे हुए थे, तो 2 साल में तो लोग उन्हें भूल ही जाएंगे और उसकी इमेज क्लीन हो जाएगी। तभी हम देखते जिन्वू वहाँ से हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन ली मिनसंग का गार्ड जिन्वू को वहीं पर रोक देता है और उससे कहता है कि सर का भी इंटरव्यू चल रहा है तो बाद में यहाँ आना। तभी वहाँ पर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगान ही आते हैं और कहते हैं कि जिन्वू मेरा मेहमान है और उसने यहाँ पर ली मिनसंग को मना भी किया था कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। फिर इसके बाद वो जिन्वू को लेके अंदर चल जाते हैं। इधर ली मिनसंग सोचता है कि उस लड़की ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। फिर इसके बाद वो भी अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पर जिनचुल आ जाता है और वो ली मिनसंग को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि अभी किसी और की रैंक चेक की जा रही है तो तुम बाहर ही वेट करो। इस पे ली मिनसंग जिनचुल से कहता है तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं अभी खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से बाहर निकलवा सकता हूँ। जिस पर जिनचुल कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉय और योनहो उसके लिए खड़े होते हैं। फिर इसके बाद गोगान ही जिन्वू को एक अलग ही जगह पे लेके चल जाते हैं। फिर इसके बाद वो जिन्वू से पूछते हैं कि आखिर तुम किस तरह की पावर यूज कर सकते हो। तभी जिन्वू तुरंत ही अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है। ये देख के गोगान ही कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो क्यों, है ना। इधर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि लोगों ने तो अब उसकी पावर देख ही ली है तो अब इसे छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद जिन्वू अपने काफी सारे शैडो सोल्जर्स को समन करता है और कहता है मैं ऐसे और भी 100 सोल्जर्स को बुला सकता हूँ। इधर बाहर से योनहो और चॉय भी महसूस कर लेते हैं कि जिन्वू की मैजिक पावर तो बहुत ही ज्यादा है और वो योनहो से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर से ही जिन्वू का काफी पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा था। फिर इसके बाद रीएवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिन्वू को उसका एस रैंक हंटर वाला लाइसेंस मिल जाता है। फिर इसके बाद जिन्वू सोचता है कि वो जल्दी से जल्दी डीमन कैसल वाला मिशन कंप्लीट कर लेगा। तभी चेयरमैन गो जिन्वू को एस रैंक मिलने पर कांग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से बाहर जाते वक्त उसे चॉय और योनहो दिखते हैं जो कि उससे बात करना चाहते थे, लेकिन जिन्वू उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल जाता है और कहता है कि मुझे पहले कोई और जरूरी काम निपटाना है। फिर जैसे जिन्वू वहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स और प्रेस वाले उसके सामने खड़े होते हैं और उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। तभी इधर हान जिन्हा को बताती है कि तुम्हारा भाई न्यूज में आ रहा है कि वो कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। इधर वो माइनिंग टीम वाले बंदों को भी पता चलता है कि वो एक एस रैंक हंटर है। इधर दूसरी तरफ जूही भी ये देख के खुश होती है और जिन्वू के सभी साथी और चाहिन को भी न्यूज मिल जाती है कि वो एक एस रैंक हंटर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंक हंटर अवेकन नहीं हुआ था। इधर सबको ली मिनसंग को छोड़कर जिन्वू का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन्हो अपने फादर को बताता है कि जिन्वू ने उनकी गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है क्योंकि जिन्वू ने कहा था कि एक मिशन है जो कि उसे अकेले ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, इसलिए वो कोई और गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता। बल्कि इधर जिन्वू चाहता था कि जिन्हो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। इस बात पे जिन्हो को अपने डैड से काफी ज्यादा डांट पड़ती है और उसके डैड कहते हैं कि पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब उस जिन्वू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। इस पर जिन्हो कहता है जो भी हो पर मैं जिन्वू के साथ ही रहूंगा
क्योंकि उसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता हम इधर जिन्वो को देखते हैं, जहाँ पर सभी प्रेस वाले जिन्वो का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तभी योनो जिन्वो से कहता है, इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। इस पर जिन्वो कहता है इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, और अचानक से वहाँ से काफी तेजी से गायब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के चॉय भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ तो योनो के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है मेरी आंखें तक जिन्वो को नहीं देख पाई, ये तो बहुत ही तेज है, ये पिछली बार से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो को एक अच्छा सा इक्विपमेंट खरीदना था, तो फिर वो हंटर ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो फायर अटैक से उसकी रक्षा कर सके, जिस पर वहाँ का मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कि कपड़े के ऊपर पहनते हैं। लेकिन उसकी कीमत देख के जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस मैनेजर से कहता है क्या तुम इसका प्राइस कम कर सकते हो, जिस पर वो मैनेजर कहता है नहीं सर, प्राइस तो फिक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ के ग्लास को तोड़ देंगे तो हम आपको यहाँ के कोई भी प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे। हमारे दुकान का जो ग्लास है उसके ऊपर मैजिक लगा हुआ है, एक ए रैंक का हंटर भी इसे कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद जिन्वो उस ग्लास को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर मैनेजर कहता है अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आपने ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। तभी जिन्वो उस मैनेजर से कहता है चलो ठीक है, मुझे कुछ वेपन दिखा दो। तभी दूसरा मैनेजर वहाँ आता है और उसे अपने साथ लेके चल जाता है। लेकिन पहले वाला मैनेजर देखता है कि जिन्वो ने कांच को छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें क्रैक आ गया। इधर जिन्वो एक डैगर देखता है, लेकिन उसका भी प्राइस काफी ज्यादा होता है। फिर इसके बाद जिन्वो अपना डैगर निकाल के मैनेजर को दिखाता है और कहता है इस डैगर की प्राइस क्या होगी। जिन्वो की डैगर देख के वो मैनेजर कहता है इस डैगर की कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। ये सुन के जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से खरीदा था, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, यानी सिस्टम से मिले आइटम असल की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। जिन्वो सोचता है कि इन आइटम्स को बेचकर मैं इन आर्टिफैक्ट्स को खरीद लूंगा, लेकिन ये सब देख के अब उसका मन बदल जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम योनहो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचा था जिन्वो इतना दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनता जा रहा है। वैसे तो उसकी सेकंड अवेकनिंग काफी टाइम पहले हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरी तरीके से अपना पावर बढ़ा रहा है। इधर जिन्हा देख रही होती है कि आखिरकार मीडिया वाले उसके घर के सामने से चले गए थे। तभी जिन्वो वहाँ पर आता और जिन्हा से कहता है वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी उनके घर की बेल बजती है, जिसके बाद जिन्वो दरवाजा खोल के देखता है तो वो देखता है बाहर जिन्हो था, जो कि अपना सारा सामान वामान लेके जिन्हो के पास आ गया था। तभी जिन्वो जिन्हा से कहता है मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए कहीं काम से जा रहा हूँ। और उस रात हम देखते जिन्हो के कमरे में सो रहा था। इधर हम देखते जिन्हो को जिन्हा की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर जाए तो कोई उस पर हमला न करे। फिर इसके बाद जिन्हो जिन्हा की सेफ्टी के लिए 4 टक्स शैडो सोल्जर को समन करता है, लेकिन वो देखता है वो तो बस 3 ही थे। फिर उसे याद आता है चौथे वाली टक्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो भूल ही गया। तभी जिन्वो उनमें से एक टक्स को बोल देता है मेरी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट रखना। जिसके बाद जिन्वो एक छत पर आ जाता है और वो वहाँ अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है और उन सबसे कहता है सिटी की पेट्रोलिंग करना शुरू करो ताकि सभी लोग सेफ रहें। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आसमान में कैंट को उड़ते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्बू और जिन्हो एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी जिन्बू जिन्हो से कहता है तुम्हें इस तरीके से घर से नहीं भागना चाहिए था। इस पर जिन्हो कहता है चिंता मत करो, इन चीजों को मैंने ही चूज किया है। वैसे आप डांगसुंग टावर में करने के वाले हो, आपने कहा था आप एक हफ्ते के लिए जाओगे। जिस पर जिन्हो कहता हाँ मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो, आप तो ऑलरेडी एस रैंक बन चुके हो, अब आपको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तब जिन्हो कहता है हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्हो फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है और उसने 2 आइटम भी पहने हुए होते हैं, एक वाटर बेस्ड रिंग को और एक रोप को, जिस वजह से उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी सिस्टम की तरफ से उसे क्विस्ट मिलता है, उसे डीमन मोनार्क बारन को मारना है। और पिछली बार जिन्हो 75 फ्लोर पार कर लिया था और अब वो सीधा 76 फ्लोर पर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हो के फादर और मदर को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। उन्हें नहीं लगा था कि जिन्हो ऐसे घर छोड़ के चल जाएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं जिन्हो के डैड की आंख बंद होने लग जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद हम डीमन कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हो के सामने एक बहुत ही बड़ा डीमन मॉन्स्टर आ जाता है और उस डीमन मॉन्स्टर को मारने के लिए जिन्हो टस्क को समन करता है और उसे स्पीयर ऑफ एवराइज दे देता है, जिसकी मदद से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद टस्क अपने फायर मैजिक से उस डीमन मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है, जो देख के जिन्हो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हम जिन्हो के डैड को देखते हैं जिनको हॉस्पिटल में होश आ चुका होता है और उन्हें इटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी भी हो चुकी होती है। इस बीमारी वाला इंसान जब एक बार सोता है तो फिर वो कभी भी नहीं जागता। तभी डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी मैजिक पावर के सहन नहीं कर पाती और उन्हें ये बीमारी हो जाती है। तभी वो बताते कि मेरा बेटा एक हंटर है। तभी डॉक्टर कहता अभी पक्का नहीं है कि उन्हें ये बीमारी कैसे हुई है। तभी यूजिनो के डैड अपने मन में सोचते हैं कि इस मैजिक पावर से भरी दुनिया में मेरा शरीर ही मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाया, यानी इस दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ 2 हंटर को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक से उनके
उनके सामने वो एंट आ जाती है और यकीनन ये जेजू आइलैंड से ही होती है। फिर इसके बाद जिन्वो अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया होता है और उन सभी को अलग अलग काम में लगा दिया था। उसने उन सभी को 2 ऑर्डर्स दिए थे, हर टीम अलग अलग तरीके से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा वो उसे मार देगी और जैसे उन्हें अगले फ्लोर का परमिट मिलेगा तो मुझे आके बताएगी। इस वजह से जिन्वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था और पिछले वो 2 दिन में 80 फ्लोर पे आ गया होता है। तभी वो अपने माना पॉइंट को देखता है जिसका माना पॉइंट धीरे धीरे कम हो रहा होता है, यानी उधर कोई था जो कि उसके सोल्जर को खत्म किए जा रहा था। तभी जिन्वो को पता चलता है ये तो हाई ऑर्क वाली टीम है। तभी जिन्वो कहता मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर हाई लेवल के डीमंस होंगे जो कि हाई ऑर्क्स को हरा देंगे। फिर इसके बाद जिन्वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टीम ए के ऊपर हमला होने के बाद अब टीम बी के ऊपर भी हमला हो गया। लगता है जो भी हमारा दुश्मन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। फैंग टीम को तो टीम ए के पास होना चाहिए था, तो फिर टीम बी के ऊपर हमला क्यों हुआ जबकि वो तो काफी दूर थे? तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फैंग के जितना ताकतवर नहीं है? इसका मतलब वो एक ऐसे अपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो जरूर उनके पास इंटेलिजेंस है, इसका मतलब उनका अगला टारगेट वो होने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें उन्हीं डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उन शैडो बियर की टीम पे अटैक कर देती है। इधर जिन्वो अपनी गायब होने वाली स्किल का यूज करके उन सभी को देख रहा होता है। फिर इसके बाद जिन्वो भी उनके सामने आ जाता है। ये देखकर वो डीमन जिन्वो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो आराम से उन सभी को खत्म कर देता है और आखिरी बच्चा नाइट जिन्वो को देखकर ही काफी ज्यादा डरने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।